Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. 10 दिन बीत चुके थे उस भयानक रात को गुजरे और करीबन 4 दिन पहले ही विंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। फिलहाल विंग अपने मेंशन में था। अपने रूम में बेड पर लेटा विंग बहुत डीप थिंकिंग में था। 3 अलग सिचुएशन में विंग वांगजी का बिहेव देख रहा था। जब उसने वांगजी को कन्फेस नहीं किया था तब वो कितना खूबसूरत रिश्ता कैरी करते थे ना, तब सब कुछ ठीक था। उन दोनों में एक ट्रांसफरेंसी थी, एक दूसरे से वो सब कुछ शेयर कर पाते थे। वहीं 10 दिन पहले उसने वांगजी से सब कुछ कन्फेस किया और सब कुछ खराब कर दिया। उन दोनों के बीच का वो खूबसूरत रिश्ता, वो खूबसूरत बॉन्ड बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, मैस हो चुका है। इतना ज़्यादा मैस हो चुका है कि वांगजी ने विंग के होश में आने के बाद उसके सामने रहना भी ठीक नहीं समझा। बहुत लेट पहुंचा था वांगजी हॉस्पिटल में। वही विंग वांगजी को सबसे पहले अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था, पर जब वो पर्सन उसे अपनी आंखों के सामने नहीं दिखा तब 1000 सवाल आ चुके थे उसके दिमाग में। वीक था वो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। हैवी ब्लड लॉस और बहुत सारी इंजरीज से सफ़र करता विंग वांगजी के बारे में सोचते हुए अपने माइंड पर इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से फिर एक बार उसे इमरजेंसी में ट्रीट करना पड़ा और डॉक्टर्स ने उसे ओवरथिंक ना करने के लिए कहा। पर विंग का माइंड शांत हो ही नहीं रहा था, तो डॉक्टर्स ने मजबूरी में उसे बेहोश कर दिया था। और नेक्स्ट टाइम जब विंग को होश आया था तब जाकर कहीं उसके सामने वांगजी था। पर क्या उसके होने का कोई मतलब भी था, क्योंकि तब से उन दोनों का वो रिश्ता बिल्कुल साइलेंट हो चुका है। दूर से देखा जाए तो वो दोनों एक साथ हैं। वांगजी विंग की बहुत केयर कर रहा है, हर तरीके से उसका ख्याल रख रहा है। वांगजी विंग का हर छोटा बड़ा काम खुद अपने हाथों से कर रहा है। इवन उसके मेडिसिन का ख्याल रखने से लेकर उसकी पर्सनल बॉडी हेल्थ का भी ध्यान खुद वांगजी रख रहा है। हॉस्पिटल में था तब तो विंग को स्पंज बाथ और बाकी सारी चीज़ें नर्सेस और हेल्पर्स करवा दिया करते हैं, पर जब से वो घर पे आया है ये सारे काम खुद वांगजी कर रहा है। राइट हैंड डिसलोकेट है विंग का और उस पर प्लास्टर है, तो वो अपने राइट हैंड का यूज़ तो नहीं कर सकता, इसीलिए वांगजी उसकी हर तरीके से हेल्प कर रहा है। 4 दिन से खुद वांगजी उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा है, मेडिसिन खिला रहा है, उसे क्लीन कर रहा है। पर ये सब कुछ वांगजी क्यों कर रहा है? ऑब्वियसली उस एहसान की वजह से, या शायद उस फर्ज की वजह से जो विंग के प्रति वांगजी के है। जब से विंग होश में आया है तब से वांगजी उसके आसपास है, पर उन दोनों में एक पल भी बात नहीं हुई। इवन वांगजी ने विंग को ये तक नहीं पूछा है कि वो कैसा है। उन दोनों में जो डीप साइलेंस और एक अजीब सी ऑकवर्डनेस आ चुकी है ना, विंग उस ऑकवर्डनेस से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। विंग फिलहाल नफरत करता है अपनी लाचारी से, क्योंकि वो फिलहाल अभी भी अपने हाथ का यूज़ नहीं कर पाता और अभी भी वो बेड पर है। अभी अभी वांगजी उसे मेडिसिन खिलाकर नीचे गया है और विंग जानता है कि वांगजी अब ऊपर नहीं आएगा, वो सीधा इवनिंग में आएगा। जब विंग के नेक्स्ट मेडिसिन का और फूड का टाइम होगा तब तक वांगजी विंग के पास नहीं आएगा। पर विंग ये भी जानता है कि उसके रूम के बाहर ही एक पर्सन खड़ा होगा, एक गार्ड, जो विंग की हर एक्टिविटी की खबर वांगजी को देता है और टाइम टू टाइम डोर ओपन करके विंग को चेक करता है। क्या करे विंग, कैसे संभाले ये सब कुछ? यही तो उसे नहीं चाहिए था। उसे अपनी झांग का साथ चाहिए था, उनके साथ एक प्यारी खुशहाल जिंदगी चाहिए थी। बेड पर बैठा विंग विंडो से बाहर, मतलब बालकनी से बाहर जो खूबसूरत खुला आसमान नजर आ रहा है, उसी तरफ अपनी उदास और खाली आईज से देख रहा था। आंखों में हल्की सी आंसू की परत भी थी। एक रात ने उसके रिश्ते को पूरी तरीके से खराब कर दिया।
वो फीलिंग्स जो विंग के दिल के अंदर है वांग जी को लेकर, अब वो मीनिंगलेस है, क्योंकि जिस पर्सन के लिए वो फीलिंग्स है शायद वो पर्सन ही अब विंग का नहीं। अपने रूम में जो खामोशी है, अपने दिल के अंदर जो दर्द है, उन खाली आंखों में जो उदासी है, सब कुछ बहुत कुछ खत्म कर चुकी है। शायद अब वक्त है सही मायने में ये सब कुछ खत्म करने का। नहीं जी सकता वो ऐसे, नहीं सह सकता वो ये सब कुछ। इतनी हिम्मत नहीं है उसमें कि अपने सामने अपनी जानगो को बिल्कुल शांत देखे। वो अपनी जानगो को इंसान बनाना चाहता था, उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता था, पर उस एक रात ने विंग से सब कुछ छीन लिया। अब उसके जानगो उसके रूम में आते भी है तो पहले की तरह ना विंग के फेस पर वो एक्साइटमेंट और खुशी होती है और ना ही वांग जी के फेस पर वो सॉफ्ट स्माइल और जेंटल बिहेव। अब तो वांग जी विंग को एज रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने लगा है और पिछले 4 दिनों से विंग ये अच्छी तरीके से रियलाइज कर चुका है कि वो सिर्फ एक बोझ है, क्योंकि वांग जी किसी बोझ की ही तरह उसे ट्रीट कर रहा है। सुबह उठने के बाद वांग जी उसके रूम में आता है, उसे होल्ड करके बाथरूम में लेके जाने के बाद विंग की मॉर्निंग रूटीन में उसका हेल्प करता है। बाद में वो विंग को बाहर लेके आता है। बेड पर बिठाने के बाद वो विंग को खुद अपने हाथों से क्लीन करता है, उसे न्यू क्लोथ्स पहनाता है, उसे ब्रेकफास्ट कराता है। देन उसे मेडिसिन देने के बाद वांग जी विंग को ठीक से सुला देता है। उसके बाद फिर से वो नून में आता है। विंग को लंच कराने के बाद फिर से विंग को मेडिसिन देना, उसकी थोड़ी बहुत केयर करना, एंड देन फिर से इस रूम को छोड़ के चले जाना। फिर से इवनिंग में आना, कुछ स्नैक्स, देन मेडिसिन और फिर से इस रूम को छोड़ के चले जाना। नाइट में भी सेम प्रोसेस, उसकी हेल्प करना, उसे खुद अपने हाथों से डिनर कराना, मेडिसिन देना और बाद में विंग को खुद बेड पर सुलाकर वांग जी काउच पे जाके सो जाता है। हाँ, विंग और वांग जी फिलहाल रूम शेयर कर रहे हैं, पर सिर्फ उन दोनों में रूम शेयर हो रहा है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं। ना वो एक दूसरे की तरफ ठीक से देखते हैं, ना एक दूसरे से कोई बातें करते हैं, ना ही उन दोनों में कोई केयर है। विंग को तो ये बस फॉर्मेलिटी लगती है। जस्ट रोबोटिक वांग जी आ चुका है उसके सामने। जैसे रोबोट को कमांड देने के बाद वो आपके सारे कमांड को फॉलो करता है ना, जस्ट लाइक दैट वांग जी विंग के साथ बिहेव कर रहा है। वही लैन फैमिली, वो सब विंग की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। शुयांग, शाओ शिनचैन विंग को टाइम टू टाइम विजिट करने आते हैं। इवन वेंचिंग भी विंग को विजिट करने आती है। वेंचिंग ने उस दिन के लिए विंग से माफ़ी भी मांगी, पर उस माफ़ी का क्या ही फ़ायदा जो उसकी लाइफ का सबसे खूबसूरत रिश्ता पूरी तरीके से बिगाड़ चुकी है। खैर, 10 दिन बीत चुके हैं उस एक्सीडेंट को, तो अब विंग बहुत सा ठीक फील कर रहा है। अब वो खुद से उठ सकता है। उसकी इंजरीज ज़्यादा हील तो नहीं हुई है, पर ठीक ठाक है। वो चल फिर पा रहा है और खुद को संभाल पा रहा है। इनफैक्ट अब उसे खुद को संभालना ही होगा। वैसे इन दिनों में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, डब्ल्यू को वांग जी ने पूरी तरीके से संभाल लिया है। अब डब्ल्यू के बहुत सारे डिसीजंस खुद वांग जी लेने लगा है, जिसमें विंग की उसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। शुयांग ने, शाओ शिनचैन ने डब्ल्यू के बारे में विंग को बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे वांग जी के डिसीजन बताए, जिससे विंग खुश है। देखा जाए तो अब विंग के भी सारे फर्ज कंप्लीट हो ही चुके हैं। वो सब कुछ जो वांग जी को हासिल करना था, विंग ने उसे अपने तरीके से हासिल करके हैंड ओवर भी कर दिया है। अब विंग की यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे भी ख़त्म हो ही चुकी है। जिस इंसान के लिए वो यहाँ था, वो खुद अब उसे अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो एक डिसीजन लेना ज़रूरी है। वैसे भी ये चोट कौन सी नई है, ये दर्द कौन सा नया है, ये अकेलापन, ये खामोशी कौन सी नई है। विंग की लाइफ में तो हमेशा ये सब कुछ था। स्ट्रगल भी था, चोटें भी थे, दर्द भी था, अकेलापन भी था। तो विंग के लिए नया
ऐसा कुछ भी नहीं है। बस पहले दर्द था अपने प्रीशियस पर्सन से दूर रहने का, अब दर्द होगा अपने प्रीशियस पर्सन से दूर होने का। शायद वो एहसास जो वांगजी के करीब होने से विंग को होता था, वो एहसास जिसमें विंग वांगजी को अपना कहता था, अब वो सब कुछ नहीं होगा। पहले एक इमेजिनरी वर्ल्ड था और आज एक हार्श रियलिटी है, पर विंग ने उस इमेजिनरी वर्ल्ड को भी अपनाया तो ये हार्श रियलिटी भी वो अपना सकता है। वो स्ट्रांग है, कमज़ोर नहीं है विंग। खुद को आज तक खुद ही संभालता आया है, खुद ही गिरकर खुद ही खड़ा होता आया है। एक और दर्द के साथ जीना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस बार की खुशी ये है कि ये दर्द उस इंसान के थ्रू आया है जिससे विंग बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उस इंसान की खुशी को विंग उसे लौटाएगा और उसके सारे दर्द तो वैसे भी विंग के ही हिस्से हैं, तो उस दर्द के साथ विंग अब जीना सीखेगा। अपनी डीप थिंकिंग में खोया हुआ विंग डोर ओपनिंग की साउंड को तक सुन नहीं पाया था, पर जैसे ही वांगजी ने बेड साइड टेबल पर वो फूड प्लेट रखी थी, विंग की एक नज़र वांगजी की तरफ आ चुकी थी और तुरंत ही विंग ने अपनी नज़रें वांगजी से हटाकर फ्लोर की तरफ भी कर ली है। एक अजीब सा गिल्ट फील होता है विंग को जब भी वो वांगजी को देखता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया जिसकी सज़ा उसे इस तरीके से मिल रही है। क्या सच में एक प्यार की फीलिंग ने उसे इतना गिल्टी कर दिया है कि जब भी अब वांगजी उसके रूम में होता है तो एक अजीब सी सफोकेशन, एक अजीब सा स्ट्रेस विंग फील करता है। पहले वांगजी के होने से विंग को खुशी मिलती थी, पर अब वांगजी जैसे ही इस रूम में आता है, विंग बस ये सोचता है कि कब ये सब कुछ खत्म होगा और वांगजी इस रूम से बाहर जाएगा। पहले जो इंसान दिल को सुकून पहुंचाता था, आज वही इंसान उस दिल को एक अजीब सा जकड़ा हुआ फील कराता है। जो फीलिंग विंग को बहुत वर्स्ट लगती है, बहुत बुरी लगती है। हाथ में प्लेट लिए दूसरे हाथ से विंग को फीडिंग कराता वांगजी, जिसकी तरफ विंग अपनी नजरें उठाकर भी नहीं देख रहा। वो चुपचाप खा तो रहा है, पर उस खाने में ना कोई टेस्ट है और ना ही कोई वो फीलिंग। वो होता है ना, इंसान को कभी कभी कुछ चीज़ें बस खानी पड़ती है, वो उसके टेस्ट को तो मैच नहीं करती, पर बस पेट भरना है इसीलिए खानी है। विंग का फिलहाल कुछ ऐसा ही हाल है। वांगजी उसे जो भी खिलाता है विंग चुपचाप खा लेता है। उसके बाद मेडिसिन एंड देन फिर से वांगजी ने विंग को बेड पर सुला दिया। ठीक से उसके ऊपर कंबल सेट करने के बाद फिर एक बार वांगजी विंग को छोड़कर इस रूम से बाहर जा चुका है। पर आज विंग सोना नहीं चाहता। वो घुटन जो पिछले 4-5 दिनों में इस रूम में विंग ने फील करनी है, अब विंग उस घुटन से भागना चाहता है। एक बड़ा सा सूटकेस जिसमें विंग ने अपनी कुछ पर्सनल और इम्पोर्टेंट चीज़ें रखना स्टार्ट कर दिया था। कुछ क्लोथ्स, कुछ कैश, अपने सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और बाकी अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें। ऑब्वियसली विंग वांगजी का शेड्यूल जानता है। डब्ल्यू में जो भी होता है उसकी पूरी अपडेट विंग के पास है। शुयांग टाइम टू टाइम उसे सब कुछ बताता है, तो विंग ऑलरेडी जानता है कि 1 घंटे बाद वांगजी की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जिसे अटेंड करना वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो वक्त सही होगा। विंग सब कुछ पैक करने के बाद इंतज़ार करता है। वक्त गुजर चुका था और विंग बेड पर बैठा हुआ था। कुछ ही देर पहले गार्ड ने उसे बताया है कि वांगजी मैंसन से जा चुका है, तो अब ये वक्त विंग का है। अब तक वांगजी डब्ल्यू में पहुंच चुका होगा और वापस मेंशन आने में उसे करीबन 5 से 6 घंटे लगेंगे। मीटिंग लंबी चलने वाली है, ये भी विंग जानता है, तो ये सही वक्त है। यही सोचकर विंग खुद थोड़ा रेडी हुआ और एक एनवेलप, एक चिट बेड साइड टेबल पर रखने के बाद
विंग ने बेड के एक साइड जहां वो लेटता है वहां पिलोज को कवर कर दिया और खुद वो बैग लेकर बाहर की तरफ निकल गया। मेंशन में फिलहाल कोई भी नहीं है सिवाय मिसेस लैन के, जो फिलहाल अपने रूम में है। बाकी सब अपने अपने वर्क पर गए हैं, तो ये वक्त भी सही है। यही सोचकर विंग फाइनली उस मेंशन से बाहर है। 10 दिन बाद आज एक फ्री एयर में उसने सांस ली है, वरना 4 दिन पहले जब वो इस मेंशन में उस एम्बुलेंस थ्रू आया तब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि एक खुला आसमान भी वो नहीं देख पाया। पर आज वो खुद को फ्री फील कर रहा है। वो गार्ड्स जो बाहर है वो विंग को इस हालत में बाहर देखकर शॉक भी है, पर विंग के सामने क्या कोई बोल सकता है? नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है उसके सामने मुंह खोलने की। जैसे ही विंग बैग लेकर बाहर आया, एक गार्ड ने उस बैग को विंग के हाथ से ले लिया। विंग के ऑर्डर पर बहुत जल्द उसके सामने एक लग्जरियस कार आ चुकी थी। एक गार्ड ने उस बैग को विंग के कार में रखवा दिया और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। उस डायरेक्शन में वो निकल चुके थे जिससे विंग ने ऑर्डर किया था। कुछ ही देर बाद विंग एयरपोर्ट पर था। फाइनली एक न्यू जर्नी। विंग वैसे तो येलिंग पेट्रियार्क है, अपने प्राइवेट जेट का, चॉपर का यूज कर सकता है, पर वो इस बार येलिंग पेट्रियार्क बनकर यहाँ आया ही नहीं है। वो एक हारा हुआ नॉर्मल इंसान बन के यहाँ आया है। ऑलरेडी टिकट्स उसने बहुत पहले ही बुक कर ली है, तो अब बस वक्त है बोर्डिंग का। वैसे भी वो ऑन टाइम है, तो सही टाइम पे सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद विंग फाइनली फ्लाइट में है। टेक ऑफ एंड देन एक नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है विंग की। फिर एक बार बिल्कुल खाली हाथ विंग बसी बसाई दुनिया छोड़कर जा रहा है। वैसे भी जिस इंसान के लिए ये दुनिया बसाई हुई थी, वो इंसान अब इस दुनिया को संभाल भी सकता है। इतना तो यकीन है विंग को वांगजी पर, और अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ी तो विंग ज़रूर वापस आना चाहेगा वांगजी की हेल्प के लिए। पर अभी उसका जाना ही सही है। अपनी आईज क्लोज किया विंग इकोनॉमी क्लास में बैठा अपने पास्ट को कैलकुलेट कर रहा था। वक्त और पैसा दो स्ट्रॉन्ग वेपन्स है जो इंसान को खुद की रियलिटी भी दिखाते हैं और उसकी औकात भी। वांगजी को सब कुछ हैंड ओवर करने के बाद विंग के पास अब सिर्फ कुछ ही मनी बचा हुआ है, और विंग उसी मनी को लेकर फिर एक बार एक नई जिंदगी की तलाश में निकल चुका है। वैसे फिलहाल उसके बॉडी की हालत और उसके दिल की हालत बिल्कुल सरीखी है। वो अपनी राइट हैंड का यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो टूटा हुआ है। वही उसके लेफ्ट साइड चेस्ट में जो हिस्सा है वो भी कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है, और फिलहाल दोनों भी चीजें उसे दर्द दे रही है। पर वो दर्द आज विंग के फेस पर स्माइल ला रही है। ठीक है, ये सब कुछ भी ठीक ही है, शायद इससे बेहतर हो सकता था, पर हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना। खैर, जहाँ एक इंसान अपना सब कुछ छोड़कर एक नई मंजिल तलाशने निकल चुका है, वही दूसरी तरफ मीटिंग हॉल में बैठा हुआ वांगजी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। आज उसे बहुत अजीब सा कुछ फील हो रहा है। शायद दिल का कोई कोना जो विंग के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है वो खाली सा लग रहा है, पर अभी तक वांगजी उसे समझ नहीं पाया। बस ये फील कर रहा है जैसे कुछ इम्पोर्टेंट छूट रहा है, दूर जा रहा है। ये होता है, ये कोई फिक्शन नहीं, ये रियलिटी में भी होता है। जब कोई इंसान जो आपके बहुत करीब हो, उसे कुछ हार्म हो या फिर वो किसी मुसीबत में हो, जब वो आपसे दूर जा रहा हो, तब एक अजीब सा दर्द दिल में उठता है। भले ही फिलहाल वांगजी उस दर्द को समझ नहीं पा रहा, पर उसकी वो अनकंफर्टेबलनेस कहीं ना कहीं शुयांग नोटिस कर चुका है, जो वांगजी के साइड में खड़ा है और मीटिंग को ध्यान से अटेंड कर रहा है। खैर, जैसे तैसे मीटिंग तो खत्म हो गई और अब वक्त है घर जाने का। वैसे भी आज इस मीटिंग के चलते थोड़ा लेट हो चुका है। विंग के
मेडिसिन का वक्त हो चुका है। तो डब्ल्यू के ऑफिस से निकलने के बाद वांग जी तुरंत ही मेंशन पहुंचा। हैबिट के हिसाब से खुद के रूम में जाने के बाद वांग जी फ्रेश होकर सीधा मेड को फूड प्रिपेयर करने का बोल चुका था। कुछ ही देर बाद एक मेड ने वांग जी को फूड की प्लेट लाकर दी। वांग जी सीधा अपने कदमों को विंग के रूम की तरफ बढ़ा चुका था। अंदर पहुंचने के बाद वांग जी ने उस फूड ट्रे को बेड साइड टेबल पर रख दिया, पर वहाँ उसने कुछ पेपर्स को नोटिस किया, पर फिलहाल उसे उसके विंग को खाना खिलाना है। यही सोचकर उन पेपर्स को टोटली इग्नोर करके वांग जी ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, पर कंबल हटाने के बाद वो प्लेस एम्प्टी थी। पिलोस थे वहाँ पर, जिसे देखकर वांग जी परेशान हो गया। ये पिलोस ऐसे सजाकर क्यों रखे गए हैं? तुरंत ही विंग वॉशरूम की तरफ भागा, पर अंदर तो कोई नहीं है, बालकनी में भी कोई नहीं है। अचानक वांग जी की नज़र फिर से उन्हीं पेपर्स की तरफ गई और वांग जी ने उन पेपर्स को हाथ में उठा लिया। माय डियर सांग, एक खूबसूरत सफ़र जो सालों पहले शुरू हुआ था, आज मैं उसे ख़त्म करता हूँ। जो मेरा था उसे लेकर और जो आपका था उसे आपके हिस्से में छोड़कर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसका रीज़न प्लीज़ खुद को मत समझिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। देखा जाए तो इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। आपको प्यार करना ये मेरी कोई गलती नहीं है। आपको अपने दिल की बात बताना ये भी मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती बस इतनी है कि मैंने अपनी लाइफ के सबसे प्रीशियस इंसान को इनडायरेक्टली ही हर्ट कर दिया है। आपके चेहरे की खुशी का मैं हमेशा ही मोहताज रहूँगा, पर गलती से आपको जो दर्द दिया है उसे भी अब मैं सह नहीं सकता। मुझे माफ़ कर दीजिए और प्लीज़ भूल जाइए मुझे। मैंने जो कुछ भी कहा उसे और मेरे वजूद को सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत कीजिए। और अगर 1% भी अपने आशियान से लगाव रखते हो, 1% भी कभी आपने मुझसे प्यार किया हो एज यूअर आशियान, तो प्लीज़ इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। डब्ल्यू के अनदर शेयर्स एंड पावर ऑफ अटर्नी जो अब मैं आपके नाम करता हूँ, अब से ऑफिशियली आप पूरे डब्ल्यू को ओन करते हैं। प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए और मेरी माफ़ी को भी। एंड प्लीज़ खुद को किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मत समझना। मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे रीजंस है, आपका इसमें कोई हाथ नहीं है। वैसे भी एक न एक दिन ये सब कुछ ख़त्म होना ही था, तो आज ही सही। गुड बाय जानगा। अपने छोटे से आशियान को माफ़ कर देना और हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहना। किसी भी चीज़ के लिए खुद को ब्लेम मत करना, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ही उदास रहे तो मेरी लाइफ मीनिंगलेस है, वर्थलेस है। तो प्लीज़ एटलीस्ट अपने इस छोटे आशियान के लिए तो भी हमेशा खुश रहिए। गुड बाय। अपना ख्याल रखना और इस खूबसूरत ज़िंदगी को एक नए सिरे से जीने की कोशिश करना, बिल्कुल मेरी तरह। ये कुछ लास्ट वर्ड्स और उसके बाद शेयर ट्रांसफ़र पेपर्स एंड पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफ़र पेपर्स, जिन पर ऑलरेडी विंग साइन कर चुका था। और फाइनली सब कुछ शांत हो चुका था, पर आज की ये खामोशी बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी। आंखों में आंसू की वो हल्की सी परत और दिल में एक डर। अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है विंग, और इतना बड़ा फैसला लेकर यहाँ से जा चुका है। क्या वो ठीक भी रहेगा? कहाँ होगा वो? कैसा होगा? और आखिर उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? डिनर टाइम हो चुका था और पूरी लैन फैमिली घर वापस आ चुकी थी। इनफैक्ट शू यांग भी और शाओ शिनचैन भी सब डिनर टेबल पर आ चुके थे और वांग जी का इंतज़ार कर रहे थे। आज वांग जी विंग की डिनर प्लेट लेने नीचे भी नहीं आया, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी टाइम पे तो विंग के मेडिसिन का वक्त होता है ना, और वांग जी टाइम का पंक्चुअल है।
साथ ही वो विंग की बहुत अच्छी तरीके से टेक केयर कर रहा है। तो ऑब्वियसली इस वक्त उसने विंग को फीडिंग कराने के बाद खुद सबको डिनर टेबल पर ज्वाइन करना चाहिए था, पर आज वो यहाँ मौजूद नहीं है। बहुत वक्त गुजर चुका था, इसीलिए सिचैन ने एक मेड को भेजा विंग के रूम में ताकि वो वांगजी को डिनर के लिए बुला सके। वो मेड कुछ ही देर बाद वापस आ गई और उसने सबको बताया कि रूम में वांगजी बेड के पास नीचे बैठा हुआ है और वो उस मेड के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा और ना ही कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये सुनकर सबको अजीब लगा। तुरंत सब लोग विंग के रूम की तरफ निकल गए क्योंकि सबको लगा कि जैसे विंग को कुछ हो गया हो और वांगजी टेंशन में होगा। सब जब रूम में पहुंचे तब सामने का नज़ारा कुछ अजीब ही था। वांगजी जिसके हाथ में कुछ पेपर्स थे, आंखों में बहुत सारे आंसू और वो खुद बेड के साइड में एक हाथ को बेड पर रखे बस उन पेपर्स को घूरे जा रहा था जो उसके हाथ में थे। सिचैन आगे बढ़े और वो पहले तो रूम में विंग को ही ढूंढने लगे, पर रूम में विंग नहीं था। सिचैन वांगजी के सामने आए और उन्होंने वांगजी के शोल्डर पर हाथ रखा। ये सोचकर कि विंग वॉशरूम में है, सिचैन ने एक पल के लिए विंग को ना सोचते हुए वांगजी के बारे में सोचकर वो वांगजी के सामने आ चुके थे। वांगजी, वांगजी, वांगजी। सिचैन के 2 बार आवाज़ देने पर भी जब वांगजी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तब सिचैन ने वांगजी के शोल्डर पर हाथ रख के उसे शेक किया और फिर एक बार उसे उसके नाम से पुकारा। तब जाकर कहीं वांगजी ने अपनी आईज को ऊपर किया। आंखों में बहुत सारे इमोशंस और आंसू को देखकर एक पल के लिए सिचैन भी डर गए। वांगजी, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? वांगजी जिसके फेस पर एक ब्रोकन स्माइल आ चुकी थी और उसने उस पेपर को सिचैन के सामने कर दिया। सिचैन ने उस पेपर को लिया और उस पूरे नोट को पढ़ा और उन्होंने फिर से वांगजी की तरफ देखा। वो चला गया गा, ये लेटर और ये पेपर्स छोड़कर वो चला गया। एक बार भी मुझसे बात करना उसने ज़रूरी नहीं समझा, मुझे कुछ भी नहीं बताया और मुझे छोड़कर चला गया। सिचैन जिन्होंने एक नज़र वांगजी के हाथ में रखे अनदर पेपर्स की तरफ देखा और दूसरे ही पल वो वांगजी को अपने पास खींच चुके थे। वांगजी जिन्होंने सिचैन को टाइटली हग कर लिया था और अब उसकी आंखों से वो आंसू गिरने लगे थे। सिचैन ने वांगजी को बहुत टाइटली होल्ड कर लिया था, इनफैक्ट उसे लगभग अपनी तरफ खींच लिया था और उसके सर को वो अपने चेस्ट पे रख के उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके खुद के ही मुंह से कुछ आवाज़ निकल नहीं रही थी क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विंग इतना बड़ा कदम उठा लेगा। वही बाकी सब जो अब तक शॉक थे वो आगे बढ़ के सिचैन के हाथ से वो लेटर ले चुके थे और सब ने एक एक करके उस लेटर को पढ़ा। फिलहाल सबकी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू थे और सबके फेस पर शॉक, क्योंकि कुरैन, चिंगेजुन और बाकी कोई भी कुछ भी जानता ही नहीं था। शुयांग और शाओ शिनचैन सब कुछ जानते थे, पर बाकी लैन फैमिली कुछ नहीं जानती थी। इवन सिचैन भी सब कुछ जानते थे, पर बाकी लैन फैमिली के मेंबर्स शॉक थे क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विंग वांगजी से प्यार करता होगा, जो उस लेटर में क्लियरली इंडिकेट है। सिचैन जो वांगजी को कंसोल तो करना चाहते थे, पर क्या बोलना चाहिए ये उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए फिलहाल तो वो वांगजी को होल्ड किए बस शांति से बैठे हुए थे जमीन पर ही। कुछ वक्त गुजर चुका था। उस रूम में पूरी तरीके से सन्नाटा था। एक हाथ जो सिचैन के शोल्डर पर आ चुका था और सिचैन ने जब अपनी नज़रें उठाकर देखा तो लैन चिंगेजुन पीछे खड़े थे। उन्होंने जस्ट अपनी आईज से ही कुछ इशारा किया और सिचैन ने तुरंत ही नोट किया। वांगजी को अपने आप से थोड़ा दूर करने के बाद सिचैन वांगजी के फेस को सॉफ्टली होल्ड कर चुके थे। वांगजी, कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ विंग को ढूंढने के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो मिल जाएगा। मिलने के लिए खोना ज़रूरी होता है ग, और वो खोया नहीं है, वो जा चुका है, वो मुझसे दूर जा चुका है। क्या मैं इतना बुरा होगा? क्या एक बार भी उसे ज़रूरी नहीं लगा मुझसे बात करना? उस दिन उसने मुझसे कहा कि मैंने उसे मिसअंडरस्टैंड किया, तो आज उसने क्या किया?
उसने भी तो मुझे गलत ही समझा ना। ये डब्ल्यू के शेयर्स, ये प्रॉपर्टी, पावर ऑफ अटर्नी, क्या ये सब कुछ मैंने चाहा था उससे? मैंने तो उससे कभी भी कुछ भी नहीं चाहा, और जो मैंने चाहा वो कभी भी उसने मुझे दिया नहीं। मैंने उसकी खुशी चाही थी। मैंने उससे कहा था कि वो सक्सेसफुल बने, इसलिए नहीं ताकि वो सक्सेस हासिल करके मुझे दे, इसीलिए ताकि वो उस सक्सेस को एंजॉय करके अपनी लाइफ में हैप्पी रहे। उसने मेरी हर एक बात का गलत मतलब निकाला। बहुत बड़ी गलती कर दी ग मैंने। मुझे उसके साथ यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। मेरा यहाँ रुकने का डिसीजन गलत था। उसके बाद उसकी जिद के चलते मुझे ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। ये सब कुछ उसकी मेहनत है, पर आज यहाँ वो ही नहीं है। वांग जी जिसके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, वही सिचैन जो वांग जी को देख रहे थे। क्या बोलना चाहिए था उन्हें, क्या समझाना चाहिए था उन्हें, तो कुछ ही खुद ही समझ नहीं आ रहा। पर वहाँ और लोग भी थे ना, और वो इस सिचुएशन को संभाल सकते थे। सिचैन को वांग जी से थोड़ा दूर हटा के चिंगेजुन खुद वांग जी के सामने बैठ चुके थे। वांग जी को प्यार से होल्ड करने के बाद चिंगेजुन ने वांग जी के हेयर्स को प्यार से रफल किया। गलती ना तुम्हारी है ना उसकी, गलती तुम दोनों के एज की है वांग जी। वो अभी भी छोटा है और तुम बहुत बड़े। भले ही वो सक्सेसफुल बन चुका है, दुनिया के लिए एक रफ एंड टफ मैन है, पर इन रियलिटी उसका दिल वो आज भी उतना ही मासूम है। आफ्टर ऑल 24, 25 या 26 ये कोई एज नहीं होती इन सब चीज़ों को समझने के लिए। गलत तुम नहीं थे। तुमने जिस एज में उसे वो सारी बातें समझाई, उस वक्त तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट थी सक्सेस, और तुमने वही सक्सेस उसे हासिल करने के लिए बोला। उसकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि वो बच्चा था, तो उसने उस सक्सेस को अपना एम बनाकर बस अपनी ज़िंदगी जी। और फिलहाल करंटली तुम दोनों भी जिस एज में हो, तुम दोनों भी अपनी अपनी जगह आज भी सही हो। जैसे तुम्हारा ये सोचना कि वो अभी भी बच्चा है, ये ठीक है, क्योंकि आज तक तुमने उसे बच्चे की तरह ही देखा। पर तुम उसे भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उसने कभी भी तुम्हें अपने गार्जियन की तरह नहीं देखा। उसने तुम्हें प्यार की तरह ही देखा, उस इंसान की तरह जो उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रीशियस है, जिसके लिए वो कुछ भी कर जाने की चाह रखता है। खुद ही सोचो, तुम इतनी छोटी उम्र में तुमने उससे कुछ कहा, और आज तक वो उन वर्ड्स को कंप्लीट करने के पीछे भागता रहा। तुम उसे मिले तो तुमने उससे बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया जैसे तुम दोनों पहले एक दूसरे से करते थे। तो उसने उन सारी चीज़ों को जो सिर्फ तुम्हारे लिए उसने क्रिएट की थी, उसे तुम्हें सौंप दिया। जहाँ तक मैं उसे समझा हूँ, उसकी लाइफ में यह पैसा इम्पोर्टेंट रखता ही नहीं। उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट सिर्फ तुम हो। मैं आज जाकर जान पाया हूँ कि वो तुमसे प्यार करता है, पर ये बात यहाँ हर कोई जानता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरता है। उसकी आंखों में वो पागलपन हम सब ने देखा है। जब तुम हंसते हो तब जाकर कहीं उसके होठों पर स्माइल आती है। उसके लिए कभी भी ये इम्पोर्टेंट था ही नहीं कि वो खुद खुश रहे। उसने हमेशा तुम्हारी खुशी में खुद की खुशी ढूंढी है। यही रीज़न है कि आज उसने ये सब कुछ किया। तुम्हारा फादर हुआंग जी, और इतने दिनों से मैंने उसे भी देखा है। हाँ, ये जानकर थोड़ा अजीब लगा कि वो तुमसे प्यार करता है, एक लाइफ पार्टनर वाला, पर इस बात का मुझे कोई अफसोस भी नहीं है, और ना ही दुख है, और ना ही कोई बुरा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी तुम्हारी मदर से प्यार करके शादी की है, और ये बहुत पहले से जानता हूँ कि प्यार में जेंडर इम्पोर्टेंट कभी नहीं होता। प्यार एक फीलिंग है, एक खूबसूरत फीलिंग, जिसे बस जिया जाता है, जो बस फील हो जाती है, जो बस इंसान को एक जुनून देती है सब कुछ कर गुजरने का। और उसमें भी वही जुनून है, वो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, तुम्हें छोड़कर तक जा सकता है, जो उसने अभी एग्जैक्टली किया। तो अब सोचो, ये नहीं कि वो यहाँ से क्यों गया, बल्कि ये सोचो कि अब तुम्हें क्या करना है। अगर उसके लिए
कुछ फील करते हो तो उसे ढूंढो और उसके पास जाओ, अगर नहीं तो बस छोड़ दो उसे। कोई ज़रूरत नहीं है उसके पास जाने की और उसे इवन ढूंढने की भी, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर इतनी कम उम्र में वो इतनी बड़ी कॉरपोरेशन खड़ी कर सकता है तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। जहाँ भी जिएगा वहाँ ठीक ही रहेगा। खुश रहेगा या नहीं ये अलग बात है, पर ऑब्वियसली जिंदा रहेगा और एक अच्छी लाइफ जिएगा। इतना तो समझ चुका हूँ मैं उसे। तो अपने रूम में जाओ, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, वक्त लो और बाद में कोई भी फैसला लेना। और जैसा तुमने कहा वो खोया नहीं है जो उसे ढूंढा जाए, वो यहाँ से गया है, तो उसे वापस लाना है या नहीं ये तुम्हारे हाथ में है। बाकी रही बात ये प्रॉपर्टी और पेपर्स की, तो ये ना तुम्हारे लिए मायने रखते हैं ना उसके लिए। इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। चिंगेजुन जो इतना बोलकर वांगजी को अपनी जगह से उठा चुके थे। ऑब्वियसली फादर थे, वो जानते थे कि वांगजी अब कुछ खाएगा नहीं, इसीलिए उसे उसके रूम में भेजकर चिंगेजुन खुद सबके साथ नीचे आ चुके थे। सब आज अपसेट थे, बहुत सारे कंफ्यूज भी थे और बहुत सारे परेशान भी। पर फिलहाल रात हो चुकी थी, बाकियों को खाना खिलाना ज़रूरी था, इसीलिए चिंगेजुन ने सबको डिनर टेबल पर फिर से लौटने के लिए बोला। कुछ 2-3 निवाले तो खाना ज़रूरी था, यही सोचकर सब ने एक दूसरे को दिखाने के लिए खाना खाया और सब अपने अपने रूम में चले गए। पर आज नींद सबकी आंखों से कोसों दूर थी। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.